अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवी जमात के तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम फॉरेस्ट सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो फॉरेस्ट रूल्स इफेक्ट कल्टीवेशन। जैसे कि हमने देखा जो 1878 के जो रूल्स थे, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बरतानिया वालों ने, ब्रिटिश वालों ने पास किया, उसमें फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज को बैन की गई। उससे क्या हुआ, उनमें से एक एक्टिविटीज थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये एक किस्म का एग्रीकल्चर था और इसको हम सीवडियन एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। सीवडियन एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा असर इसी पे पड़ा, यानी कि जो लोग ये खेतीबाड़ी करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की या सीवडियन एग्रीकल्चर की, तो उसी पे सबसे ज्यादा असर पड़ा। ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, ये ट्रेडिशनल यानी कि रिवायती टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में किया जाता है। फॉर एग्जांपल एशिया में भी किया जाता है, एशिया अफ्रीका कंटिनेंट में किया जाता है और साउथ अमेरिका में अपनाया जाता है। ये किस्म का एग्रीकल्चर जिसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या सीवडियन एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये एक रिवायती एग्रीकल्चर का तरीका है जिसमें हम फसलें लगाते थे, कल्टीवेशन करते थे जमीन पे। इसको हम काफी लोकल नाम से जानते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ एरियाज में इसके लोकल नेम है। फॉर एग्जांपल इसको हम लैंडिंग कहते हैं इन साउथ ईस्ट एशिया। इन साउथ ईस्ट एशिया इसको हम क्या कहते हैं, लैंडिंग। इसको हम सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिल्पा के नाम से। और यहाँ पे इसका नाम चैटमीन और टैवी इन अफ्रीका, चैटमीन और टैवी इन अफ्रीका, चिन्ना इन श्रीलंका, चिन्ना है श्रीलंका। और अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में भी इसको बहुत सारे नाम, लोकल नामों से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल दहिया, पैंट, बिवार, निवार, जूम, इसको जूम एग्रीकल्चर, जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, कॉमरी एटसेट्रा। यानी कि हिंदुस्तान में ही इस सीवडियन एग्रीकल्चर के बहुत सारे टर्म्स है लोकलिटीज के हिसाब से। और इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या इस सीवडियन कल्टीवेट एग्रीकल्चर में क्या किया जाता था, पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वाज कट, फॉरेस्ट वाज कट और क्लियर्ड, यानी कि फॉरेस्ट का एक हिस्सा काटा जाता था या क्लियर किया जाता था। उसके बाद क्या किया जाता, देन बर्न्ड इनटू एश। इसके बाद इसको जलाया जाता था और एशेस बनाया जाता। एश को कहीं सूर बना, ये सूर वैसे बना कम सूर से लगाम जमीन से इन पत अत लगाम फसल, क्या इस लगावा फसल इन रोटेशन, इन रोटेशन। क्या किया जाता था, 4 या 5 साल इस हिस्से दरख्त के इस हिस्से को, जंगलात के इस हिस्से को, यानी कि जंगलात का हिस्सा इसको क्लियर किया जाए, काट दिया जाता था। उसके बाद ये लकड़ी जलाई दी जाती थी इसी जमीन पे ही, और उसके बाद इस पे फसल लगाई जाती थी 5 या 6 साल के लिए। उसके बाद इस जमीन को फैलो रखा गया था, यानी कि छोड़ दी जाएगी तकरीबन 12 से 18 साल के लिए, यानी कि इस जमीन पर फिर 4-5 साल तक जब ये तकरीबन कंटिन्यूअसली काश्त करते थे, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता था। फिर फॉरेस्ट का नया पैच क्लियर, फॉरेस्ट का एक नया हिस्सा क्लियर किया जाता था, उसको बर्न किया जाता था, उसका वो ऐश जमीन के साथ मिलाया जाता था। ये मानते थे कि ऐश जमीन से मिलाने से इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती थी। और जब हम इस पे लगातार कल्टीवेशन करते थे, लगातार इसमें हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो इसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती थी। इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए हम इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे। यानी कि जंगल का एक टुकड़ा साफ किया, इसको 4-5 साल के लिए इस्तेमाल किया, फिर इस टुकड़े को वहीं छोड़ा जाता था जब तक इस पे नए दरख्त उग जाते। इसमें तकरीबन 12, 15, 18, 20 साल भी लगते थे। फिर ये नई जगह जाते थे, वहां जंगलात का एक टुकड़ा साफ किया, उस पर बर्निंग की, उस पर फसल लगाई 4-5 साल, फिर उसको छोड़ दिया, फिर नए। इसलिए इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे। यानी कि ये कल्टीवेशन करते थे लेकिन शिफ्टिंग,
यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते थे, यानी कि हर 4-5 साल बाद ये जंगल का एक बड़ा टुकड़ा साफ करते थे। फिर इससे क्या हुआ, ये जो यूरोपियन वाले थे इन्हें लगा कि दिस प्रैक्टिस इज हार्मफुल फॉर फॉरेस्ट। इससे क्या होता था, एक तो जंगलात का नुकसान हो जाता, जंगल काट दिए जाते थे, और बाद में ये जो पीरियड था 12 या 18 साल में इतनी रिपेयरमेंट, इतने सारे नए प्लांट्स नहीं होते थे। ये एक मसला था। दूसरा मसला ये था कि ये जो ये आग लगाते थे इससे दूसरे इलाकों को भी, दूसरे जंगलात को भी जलने का खतरा था। ये आग फैल सकती थी और बहुत सारे एरिया को तबाह कर सकती, बहुत सारे जंगलात को तबाह कर सकती। तीसरी बात, ये टैक्स कैलकुलेशन का मामला था, इसमें भी ये, इससे क्या, जब जंगलात जल जाते थे ये टैक्स इजीली ये ट्रीज को काउंट नहीं कर पाते थे और टैक्स लगाने का अंदाज जो था वो मुश्किल हो गया था। इसके अलावा एक और काम, जो इन्हें हार्डवुड चाहिए, जो इन्हें अच्छी लकड़ी चाहे, या जिसको हम टिम्बर कहते हैं, इमारत की लकड़ी चाहे, चाहे शिप बनाने के लिए हो, रेलवे ट्रैक्स के लिए हो, या कोई इमारत बनाने के लिए हो, इससे उसको भी नुकसान, वो लकड़ी अवेलेबल नहीं हो रही थी। इसलिए इन्होंने रियलाइज किया कि ये जो वैल्यूएबल टिम्बर है ये जलाने का काम, ये फॉरेस्ट काटने का काम, ये इस सब को नुकसान करेगा। ये इट इज अ हार्मफुल प्रैक्टिस, इसलिए इट इज अ हार्मफुल प्रैक्टिस। That is why they banned this shifting cultivation. That is why they banned this shifting cultivation or subsistence agriculture. इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे सीधे बैन लगा दी, ब्लैंकेट बैन। अब मसला ये था, ये जो लोग ये काम कर रहे थे, कौन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्यूडेंट एग्रीकल्चर, इन्हें क्या हुआ, दे वर फोर्स्ड। जब इस पे बैन लग गई, जंगलात काटने पे, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस पे बैन लग गई, जो कम्युनिटीज थे जो ये काम करते हैं, कम्युनिटीज डूइंग शिफ्ट कल्टीवेशन, व्हाट दे डू, दे वर फोर्स्ड टू डू अदर ऑक्युपेशंस। उन्हें फोर्स किया गया, क्योंकि जब ये काम ये नहीं कर सके, इनकी रोजी रोटी का जरिया यही था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और जब इस पर बैन हो गई तो ये दूसरे काम करने के जो तरीके थे वही अपनाए, यानी कि इनको मजबूर किया गया, आप अपनी रोजी रोटी दूसरे तरीकों से कमाइए। इसका एक असर था। दूसरा क्या हुआ, दूसरा इसका क्या मसला हुआ, some were displaced their homes in the forests, some people were displaced from their homes। कुछ लोग बिल्कुल जंगलों के नजदीक रह रहे थे, ये काम कर रहे थे, उनको इन घरों से निकाल दिया गया था, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जा, ताकि आप लोग इन जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके ज़मीन में इन लोगों की रिएक्शन क्या हुई, आधों ने दूसरा ऑप्शन, some do other occupations, कुछ लोगों ने दूसरे पेशे इख्तियार किए, दूसरे काम करना शुरू किए, लेकिन कुछ लोग जो थे उन्होंने रेजिस्ट किया, some resist through small and large rebellions। कुछ लोगों ने छोटे पैमाने पर मज़ामत की, बगावत की, कुछ लोगों ने बड़े पैमानों पर मज़ामत की इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि बरतानी हुकूमत के खिलाफ, हमें ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम जो है हमें ये करने दो, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का जरिया ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो हमने देखा कि फॉरेस्ट रूल जो है इन्होंने कैसे कल्टीवेशन पे इफेक्ट किया। जब कल्टीवेशन को बैन हो गई तो लोग मजबूर हो गए दूसरा कोई तरीका, दूसरा कोई कल्टीवेशन अपनाने के लिए, कुछ को घरों से निकाल दिया गया और कुछ ने कोई दूसरे किस्म की कल्टीवेशन इख्तियार की अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा असर जो था वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, इसको परमानेंटली बैन किया गया यूरोपियन गवर्नमेंट ने इंडिया के बाकी हिस्सों में। और इसको बहुत, क्योंकि ये कॉमन प्रैक्टिस थी तकरीबन एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट्स थे, तो लेकिन
इस शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बहुत सारे लोकल नाम से मुख्तलिफ इलाकों में नाम दिए जाते थे। हिंदुस्तान में ही इसके बहुत सारे नाम दिए गए थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी वसल्लम।